जी मीडिया ने तहलका में खबरों की खरीद फरोख्त के एक बड़े मामले का खुलासा किया है। जी मीडिया को मिले सबूतों के मुताबिक तहलका के इन्वेस्टिगेशन एडिटर रमन कृपाल को अवैध खनन पर स्टोरी करने के लिए गोवा भेजा गया। रमन कृपाल ने 2011 में करीब 12 दिन गोवा में रहकर सारे सबूत जुटा लिए। ये सबूत माइनिंग माफिया और सरकार के गठजोड़ की तरफ इशारा कर रहे थे। रमन कृपाल की खबर दरअसल कई बड़े चेहरों को बेनकाब कर रही थी। सबसे बड़ा खुलासा गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की करतूतों का होना था। कामत 12 साल से राज्य के माइंस मिनिस्टर रह चुके थे और कामत के नाक के नीचे गोवा में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध आयरन ओर निकाला जा रहा था। गोवा के अवैध खनन से जुड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी थी जो ये बता रही थी कि किस तरह से माइनिंग माफिया गोवा को लूट रहा है। इस रिपोर्ट में राज्य में चल रही 90 में से 48 खदानों के मालिक और उनकी अवैध गतिविधियों की डिटेल थी। इसमें माइनिंग से जुड़ी वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों के साथ साथ सालगांवकर जैसी छोटी कंपनियां भी शामिल थी। लेकिन रमन कृपाल जब लौटकर दिल्ली आए तो ये स्टोरी फाइल करनी चाहिए, तो उनकी स्टोरी ये कहकर रोक दी गई कि खबर में कई कमियां हैं। ये घटना दुखदायक है मेरे लिए। दोस्त होने के नाते तरुण तेजपाल, उस कंपनी में मैंने खाली इन्वेस्ट ही नहीं किया, तरुण तेजपाल मेरा दोस्त है, तो मेरे लिए ये घटना बहुत ही दुखदायक है। तहलका केस में पीड़ित लड़की की मां ने दिल्ली के पांडव नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि तेजपाल का परिवार शिकायत वापस लेने का दबाव डाल रहा है। उधर तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल अब देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। गोवा पुलिस ने देश भर के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। A border checkpost alert has been issued by the investigating officer regarding the alleged accused that in case there is an attempt to leave the country, the investigating officer should be informed about it. इस बीच मुंबई में गोवा पुलिस ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज किया है। उधर तहलका के सीनियर एडिटर राणा अयूब ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि उर्वशी बुटालिया ने जांच कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तहलका के संस्थापक तरुण तेजपाल अब अपने पहले के बयान से मुकर गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी में कहा है कि पीड़ित के साथ जो कुछ भी हुआ सहमति से हुआ और उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है, जिस पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले आप गलती करें, एक कम उम्र की अविवाहित महिला के साथ ऐसी हरकत करें तो कहीं ना कहीं देश की जनता, कोर्ट कचहरी जो भी है, उन सबको तय करना है कि ऐसे व्यक्ति का क्या होना चाहिए। इधर तेजपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तेजपाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अपनी ही बेटी और नौकर की हत्या के दोषी राजेश और नुपुर तलवार को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, लिहाजा दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाए। जिस हालात में 2 मर्डर्स हुए हैं, कोर्ट को जितनी ज्यादा से ज्यादा सजा एडिक्वेट लगती है कोर्ट दे, और कोर्ट को लगा कि इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज दी सफिशिएंट, तो कोर्ट ने लाइफ करी है। स्टिल आई हैव टू गो थ्रू दी जजमेंट। सेक्शन 302 आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को, और सेक्शन 201 आईपीसी में 5 ईयर 5 साल की सजा सुनाई गई है दोनों को। गाजियाबाद की डासना जेल में राजेश तलवार कैदी नंबर 9342, तो नुपुर तलवार कैदी नंबर 9343 होंगे। राजेश तलवार का बैरक नंबर 11 और नुपुर का नया ठिकाना बैरक नंबर 13 होगा। आरुषि हेमराज हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार को दोषी करार देने के लिए जज ने कुल 26 वजहें बताई हैं। अदालत ने 210 पन्नों के फैसले में कहा है कि दरवाजा अंदर से बंद था और चाबी राजेश तलवार के पास थी। कोई बाहरी एंट्री नहीं थी और कोई भी हत्यारा हत्या करने के बाद ना तो विस्की पिएगा, ना ही लाश को छत पर ले जाएगा। राजेश तलवार के परिवार ने कहा है कि वो फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि राजेश और नुपुर तलवार आगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे। उनको टाइम है वो अपील दाखिल करने के लिए। ये 1 या 2 दिन का मामला नहीं है, हमें पूरा जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। 16 साल बाद अदालतों में होने वाले यौन शोषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पहल की है। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 10 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जो यौन शोषण की शिकायतों का निपटारा करेगी।
हाल ही में एक लॉ इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसकी जांच जारी है। दिल्ली चुनावों से पहले स्टिंग ऑपरेशन में घिरी आम आदमी पार्टी अपने खिलाफ आने वाली हर सीडी पर रोक लगवाना चाहती है। आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि अन्ना के पूर्व ब्लॉगर राजू पारुलेकर कुछ और सीडी रिलीज कर सकते हैं, लिहाजा आयोग इस पर रोक लगाए। ये जो पाबंदी है वीडियो सीडी, ऑडियो सीडी को सर्टिफाई कराने की, जो पॉलिटिकल नेचर की हो, ये पाबंदी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के ऊपर ही नहीं बल्कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी होनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी आपकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। आपने कांग्रेस पर करोड़ों रुपए देकर स्टिंग करवाने का आरोप लगाया था। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादों की झड़ी लगा दी है और कहा है कि सत्ता में आए तो 30 दिनों के अंदर सब्जियों के दाम पर काबू कर लेंगे। दिल्ली को हम एक ईमानदार, पूरी तरह से पारदर्शी, जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देगी, ऐसी सरकार जिसमें ई गवर्नेंस जो है वो हाईएस्ट लेवल का होगा। देश विदेश के करीब 2200 करोड़ रुपए के स्पीक एशिया फ्रॉड केस में अब कंपनी का सीईओ पकड़ में आया है। दिल्ली पुलिस ने यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले राम सुमिरन पाल को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक स्पीक एशिया ने कई देशों में अपना कारोबार फैला रखा था और इसी के सिलसिले में राम सुमिरन कई बार मलेशिया भी जा चुका है। 26/11 हमले की 5वीं बरसी पर मुंबई में नम आंखों के बीच लोगों ने अपनों को याद किया। मुंबई के मरीन लाइंस पर स्थित पुलिस मेमोरियल में शहीद पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे मुंबई में केमिकल हमले के अलर्ट के बीच जी न्यूज ने सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच कानपुर में होने वाले तीसरे और आखिरी वनडे के लिए टिकटों की मारामारी हुई। कानपुर में आज क्रिकेट फैंस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया।